नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक नियंत्रण का अर्थ देखा था और उसकी विशेषताओं को समझा था कि हर समाज के लिए सामाजिक नियंत्रण होना आवश्यक है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में जिस तरह का वह व्यवहार करता है, उसके लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अन्यथा कई बार विचलित व्यवहार संभव हो जाता है। इसीलिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। उसी के नियंत्रण के कारण ही मनुष्य समाज सम्मत व्यवहार करना सीखता है। अब आज हम देखेंगे सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों या स्वरूपों का उल्लेख किया है। उनमें सबसे पहला है चेतन और अचेतन नियंत्रण। अमेरिकन समाजशास्त्री कुले तथा एल बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों चेतन व अचेतन का उल्लेख किया है। हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं चेतन और दूसरे को हम कहते हैं अचेतन। इसका मतलब कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत होते हैं, ध्यान रखते हैं कि उनके निभाने में कोई त्रुटि ना हो जाए। उदाहरण के लिए एक क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता है, किंतु उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो क्लर्कों के लिए है। इस प्रकार वह स्थिति को समझकर कार्य करता है। दूसरी ओर कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तित्व, आदर्श एवं मूल्यों के अंग बन चुके हैं और जिनका हमारे मस्तिष्क में प्रभाव स्थायी हो चुका है। उनका पालन करने के लिए हमें अधिक सोचना नहीं पड़ता। हम स्वतः ही वैसा आचरण करते हैं जैसा कि वह कार्य करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए वस्त्र पहनते समय हमें जिस वस्त्र को धारण करना है, हम उसी स्थान पर उसे धारण करते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि शर्ट पहनने से पूर्व बनियान को धारण किया जाता है और हम अचेतन रूप से भी ऐसा ही करते हैं। हम अपनी चप्पल पहनते समय भी ध्यान रखते हैं कि सीधे पैर में कौन सी और उल्टे पैर में कौन सी। यदि वह गलत पहन ली जाए अंधेरे में भी, तो हमें स्वतः महसूस हो जाता है कि हमसे गलती हुई है। इस तरह से अचेतन रूप से इस कार्य को हम कर लेते हैं, जो कि हमने वर्षों से इसी प्रकार के आचरण को किया है, इसीलिए हमारी वह आदत बन जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कार्ल मानहिम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपों का उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण से हमारा तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्रों, गुरुजनों अथवा पड़ोसियों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण। यह नियंत्रण प्रशंसा, आलोचना, सम्मान या पुरस्कार के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण का प्रभाव गहरा एवं स्थायी होता है, क्योंकि यही व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम होते हैं। व्यक्ति के शेष सामाजिक व भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न समूह एवं संस्थाओं द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का यह स्वरूप अत्यधिक सूक्ष्म और छोटे छोटे व्यवहारों को नियंत्रित करने वाला होता है। यह व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने को बाध्य करता है। शुरू में तो हम चेतन रूप में इससे नियंत्रित होते हैं, किंतु बाद में यह नियंत्रण हमारे व्यवहार एवं मूल्यों का अंग बन जाता है और हम स्वाभाविक रूप से उसे मानने लगते हैं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण में तर्क एवं सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक एवं नकारात्मक दो भागों में बांटा है। सकारात्मक
नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है। उदाहरणार्थ, अच्छे आचरण वाले छात्र को, श्रेष्ठ छात्र को, श्रेष्ठ खिलाड़ी को, वीर सिपाही को पुरस्कार, प्रशंसा पत्र, धन्यवाद, शाबाशी आदि देना सकारात्मक नियंत्रण है। नकारात्मक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा जितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना गंभीर अपराध किया है। दंड उपहास, व्यंग्य, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना और मृत्युदंड आदि कई प्रकार का हो सकता है। आदिम एवं आधुनिक समाजों में नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावकारी है। नेक्स्ट है संगठित, असंगठित तथा सहज नियंत्रण। गुरविच और मूर ने सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूपों संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण का उल्लेख किया है। संगठित नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसका विकास नियमित रूप से होता है और इसे स्वेच्छाचारी प्रकृति का कहा जा सकता है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण संस्था, परिवार, राज्य, बैंक आदि द्वारा लागू किए गए नियंत्रण को हम इसी श्रेणी में मानते हैं। असंगठित नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं। दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। संस्कारों, परंपराओं, जनरीतियों व लोकाचारों द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण इसी प्रकार का है। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुभव, मूल्य, आदर्श, विचार और आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतः ही कार्य करता है और कुछ व्यवहारों को सीखता है। व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव एवं आवश्यकता के कारण कुछ नियंत्रणों को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नियंत्रण। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण की सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक 2 भागों में बांटा है। लेपियर कहते हैं कि जब कभी कोई प्रशासनिक संस्था अथवा दंड देने वाला व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न अथवा शक्ति का प्रयोग करता है, तब इस प्रकार से स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को स्वेच्छा से एक विशेष प्रकार का आचरण करने को प्रेरित किया जाता है। इसमें व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप किया जाता है। सत्तावादी नियंत्रण में धमकी एवं शारीरिक उत्पीड़न का सहारा लिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को पुरस्कार एवं भावात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक एवं अनौपचारिक 2 भागों में बांटा है। हम यहाँ देखेंगे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो राज्य, सरकार या किसी औपचारिक संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु स्पष्ट परिभाषित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है और इन नियमों का सदस्यों पर बाध्यतामूलक प्रभाव होता है। इन नियमों के पीछे इन्हें पारित करने वाली संस्था या संगठन की शक्ति होती है और साथ ही जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है उसे दंडित करने की व्यवस्था पाई जाती है। इस औपचारिक नियंत्रण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है राज्य सरकार या किसी अन्य औपचारिक संस्था द्वारा लागू। औपचारिक नियंत्रण राज्य सरकार या किसी औपचारिक संस्था के द्वारा लागू किया जाता है। इनके द्वारा सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून या नियम बनाए जाते हैं जो सुस्पष्ट या सुपरिभाषित होते हैं
और दूसरी विशेषता है सोच विचार कर सचेत प्रयत्नों द्वारा लागू। औपचारिक नियंत्रण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। काफ़ी विचार के बाद कानून या नियम बनाए जाते हैं और उन्हें लागू करने और न्याय की व्यवस्था हेतु पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायालय तथा जेल आदि की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है बाध्यतामूलक प्रभाव। औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी के लिए कानूनों या नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जो इनका उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाता है। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध आचरण करने पर दंड की व्यवस्था। जो व्यक्ति राज्य सरकार या किसी औपचारिक संगठन के नियमों को तोड़ता है, उनके विरुद्ध आचरण करता है, उसके लिए दंड की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है अनौपचारिक संगठन में परिवर्तनशीलता का गुण। औपचारिक नियंत्रण सामान्यतः रूढ़िवादी नहीं होता है, बल्कि उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें समय और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है औपचारिक नियंत्रण व्यवहार के बाहरी पक्ष से संबंधित। इसमें कानूनों या नियमों के अनुसार व्यवहार करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में वह कई बार दंड के भय से कानूनों का पालन करता है। परिणाम स्वरूप औपचारिक नियंत्रण अधिकांश व्यवहार या बाह्य क्रियाओं को भी प्रभावित कर पाता है, व्यक्ति की आंतरिक विचारों या भावनाओं को नहीं। नेक्स्ट है प्रमुखतः जटिल समस्याओं से संबंधित। आज के आधुनिक औद्योगिक जटिल समाजों में जहाँ द्वैतिक समूहों की प्रधानता पाई जाती है, नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों, प्रथा, रूढ़ि, धर्म, नैतिकता द्वारा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना बहुत कठिन है। इन समाजों में न तो नियम, पुलिस अधिकारियों, न्यायालय, जेल व्यवस्था आदि के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। जटिल समाजों में व्यवस्था बनाए रखने हेतु औपचारिक नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। ऐसे समाजों में औपचारिक नियंत्रण हेतु कानून, राज्य, पुलिस व अदालत, बंदीगृह एवं स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय साधनों का प्रमुखतः प्रयोग किया जाता है। औपचारिक नियंत्रण को सफल व प्रभावपूर्ण बनाने में चेतावनी, जुर्माना, कारावास, गुप्तचर व्यवस्था, पुरस्कार आदि प्रविधियां विशेष भूमिका अदा करती हैं। इस तरह से हमने देखा कि आज आधुनिक औद्योगिक जटिल समाजों में औपचारिक साधनों का अधिक महत्व पाया जाता है। अब हम अगले व्याख्यान में इसके अनौपचारिक साधन के अर्थ को और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।